Assalamualaikum. Welcome to the MD Kentman platform. Today we will starting the episode number 4, and in this episode we will cover the chapter number 4 as per PMDC syllabus, that is cellular structure and function. इस लेक्चर के अंदर, इस एपिसोड के अंदर हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके पास जो टॉपिक हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, आपके पास इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, काइंडली इनको रीड कर ले वन टाइम। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर टेस्ट। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर नॉट एप्लीकेबल टू। जो पोस्टुलेट्स आपको दिए गए थे सेल थ्योरी के, वो आपके पास किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए, सेल थ्योरी सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म पर ही अप्लाई होती है। वायरस आपके पास क्या होता है, सेल्यूलर होता है या नॉन सेल्यूलर होता है, जो कि आपके पास नॉन लिविंग आउट, जो नॉन लिविंग होता है होस्ट बॉडी के आउटसाइड। ठीक है, इसलिए पर सेल थ्योरी यहाँ पर आपके पास एप्लीकेबल नहीं होती। सेल थ्योरी सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होती है जिनके पास सेल होता है। तो फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, दे हैव द सेल्स व्हाइल द वायरस डजंट हैव एनी सेल। तो वायरस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है, प्लांट सेल आर डिफरेंट या डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल इन कंटेनिंग। ये कह रहा है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या चीज़ है जो डिफरेंस करती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास दोनों में होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होती है। बट सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, आपके पास एनिमल सेल में नहीं होती। तो यही आपके पास एक कंपोनेंट है जो कि आपके पास दोनों में डिफरेंस करवाता है। थर्ड के अंदर है, पिक द करेक्ट वन विथ रेफरेंस टू द प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के रेफरेंस में आपको करेक्ट चीज फाइंड करनी है थर्ड एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, प्लांट सेल में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो कि रेस्पिरेशन करवाता है, और पर ऑक्सीजम जो कि आपके पास फोटो रेस्पिरेशन करवाते हैं, वो दोनों होते हैं। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता। अगेन, हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता। तो उस हिसाब से आपके पास जो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, ये इनमें सेंट्रियोल मार्क है। ठीक है, में देखें आपके पास सेंट्रियोल मार्क है। यहाँ पर मार्क नहीं है, बट यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को रॉन्ग किया गया है। दैट्स व्हाई ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपके पास नहीं होंगे, या ये तीनों ऑप्शन आपके पास गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यूज, द लेयर ऑफ द सेलुलोज फाइब्रिक इन सेल वॉल आर अरेंज विथ ईच अदर एट। जिस आपके पास सेल वॉल के अंदर सेलुलोजिक फाइब्रिक की जो लेयर होती है वो किस एंगल पर या किस तरह से वो आपके पास अरेंज होती है। ठीक है, चीजें मैंने बता कर रखी थी। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ऑब्ट्यूज एंगल, पैरेलल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। जो सेल वॉल आपके पास होती है उसके अंदर या उसमें आपके पास सेलुलोज फाइबर्स सक्सेसिव लेयर्स में 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर आपके पास अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट आपके पास है फाइव के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। कौन सी चीज आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से रिलेटेड है? 5 नंबर एमसीक्यूज। ये चीजें मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर बताई थी, बट क्योंकि सेल वॉल का टॉपिक भी है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखें, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है उसमें आपके पास म्यूरिन होता है, या म्यूरिन अगर ना लिखा हो तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर वो भी नहीं लिखा हो तो आपके पास सेक्युलस भी मेंशन होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है वो इन तीनों सब्सटेंस से बनी हुई होती है। ये सब एक ही चीज का डिफरेंट नाम है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज, फाइव के अंदर। नेक्स्ट आपके पास, इसको मैं कर दूं, डी ऑप्शन। 6 एमसीक्यूज, इट इज एब्सेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में ये चीज एब्सेंट होती है।
ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास गिवन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन राइट ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है उसमें आपके पास पेक्टिन नहीं होता, उसमें आपके पास पेक्टिन नहीं होता। पेक्टिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ मिडल लेमिला और उसके अलावा प्राइमरी वॉल के अंदर होता है। जो मिडल लेमिला होती है, वो जो प्राइमरी वॉल होती है, सिर्फ उसी में ही आपको मिलेगा पेक्टिन, बट सेकेंडरी वॉल में नहीं होता। सर फिर क्या होता है सेकेंडरी वॉल में? सेकेंडरी वॉल में आपके पास डियर स्टूडेंट्स लिग्निन, सिलिका, वैक्सिस, क्यूटिन होते हैं, बट पेक्टिन नहीं होता। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था एब्सेंट क्या होता है, तो वो होता है पेक्टिन। सेवेंथ एमसीक्यूज आपके पास है, सेल्यूलोज इज यूजुअली नॉट फाउंड इन। सेल्यूलोज किसके अंदर नहीं मिलता? ऑप्शन ए प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये आपके पास सेवेंथ नंबर एमसीक्यूज है। तो यहाँ पर आपके पास आपको बताना है कि सेल्यूलोज किसके अंदर नहीं मिलता। ठीक है, अगर मिडिल लेमिला की बात करें तो मिडिल लेमिला आपके पास मैंने पढ़ाया था, मिडिल लेमिला आपके पास पेक्टिन से बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता। जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी में बात करूं तो इन दोनों में सेल्यूलोज होता है। ठीक है, मिडिल लेमिला में सेल्यूलोज नहीं होता, वहां पर आपको मिलेगा पेक्टिन। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था सेल्यूलोज किस में नहीं मिल रहा, दैट शुड बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है 8 नंबर एमसीक्यूज, होल्डिंग नेबरिंग सेल टुगेदर इज द फंक्शन ऑफ डैश। अगर आपके पास ये एक प्लांट सेल है और ये आपके पास दूसरा प्लांट सेल है, अब इन दोनों को एक चीज होल्ड करके रखती है, इन दोनों को एक चीज जो है वो यहाँ पर होल्ड करके रखती है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, या बेसिकली ये चीज जो है आपके पास वो क्या है जो इन दोनों सेल को होल्ड करके रखती है, इसको हम बेसिकली नाम देते हैं मिडल लेमिला का। ठीक है, जो मिडल लेमिला होती है वो नेबरिंग सेल को पेक्टिन सीमेंट, ये जो मैंने अभी भी आपको बताया है ना कि मिडल लेमिला जो होती है उसके अंदर क्या होता है, पेक्टिन होता है। वो इसी पेक्टिन को यूज करके इन दोनों को आपके पास क्या करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। यहाँ पर आपको बेसिकली मिलती है मिडिल लेमिला, क्योंकि इन दोनों सेल को क्या करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। नाइन्थ नंबर एमसीक्यूज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मॉलिक्यूल इन मेम्ब्रेन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल्स एक्सेप्ट। ऑप्शन ए ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑप्शन बी ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड। अब आपके पास जितने भी टाइप ऑफ सेल्स हैं, आप उनकी जब मेम्ब्रेन को देखेंगे तो उनमें आपको ये सारे कॉमन मॉलिक्यूल मिलेंगे, सिवाय एक के। वो कौन है आपके पास, वो पूछा गया है। ठीक है, आपको ग्लोबुलर प्रोटीन भी मिलेगा, आपको कुछ ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे इन टर्म ऑफ चेन्स। ठीक है, आपको कोलेस्ट्रॉल, अच्छा ठीक है, ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, फॉस्फोलिपिड आपके पास ये तो मेजर होता है, तो ये लाजमी होता है। बट कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल आपके पास कुछ के अंदर नहीं होता। तो जो कॉमन मॉलिक्यूल जो सब सेल के अंदर नहीं होता वो है आपके पास कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक की मेम्ब्रेन में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होते। आगे आपके पास है हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन डिश। तो यहाँ पर बात कर रहा है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। और फोबिक का मतलब क्या होता है, दैट इज फियर। वो जो आपके पास वाटर को देखकर खौफ पाए या जिसको डर लगना स्टार्ट हो, हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है या किस तरफ वो प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली उसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, बाहर की तरफ जो होता है वो होता है पानी। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होता है, आपके पास वाटर होता है। यहाँ पर भी सेम होगा, वाटर होगा।
अब क्योंकि हमने पढ़ा कि ये आपके पास हाइड्रोफोबिक हैं, यानी वाटर को देखकर डर जाते हैं, तो नेचर ने क्या किया, इनको वाटर से दूर रखा है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाले सेल्स, ये बेसिकली आपके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और ये आप कहाँ पर देख रहे हैं, ये कहाँ पर है, ये इनर कोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा बी ऑप्शन। सॉरी, कहाँ पर है, 10 नंबर है ना, तो 10 नंबर में आपके पास होगा बी ऑप्शन। 11th देखें, which of the following describe the fluid mosaic model of plasma membrane structure, कौन डिस्क्राइब करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। तो ये बेसिकली आप देखें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता क्या है, उसके मुताबिक आपके पास जो मेम्ब्रेन होती है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जिसमें आपके पास क्या क्या होते हैं, जिसमें आपके पास बेसिकली प्रोटीन फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो अदर ऑप्शन देखें, मोनोलेयर होती है तो मोनोलेयर नहीं होती, ट्राइग्लिसराइड मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं होते, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा 11 में वो क्या होगा, वो होगा बी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन बेसिकली एम्बेडेड होते हैं या फ्लोट करते रहते हैं। 12 में देखें, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद लिपिड एंड प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड आर ओरिएंटेड। मतलब जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके पास कार्बोहाइड्रेट, कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कहाँ पर मौजूद होते हैं, कहाँ पर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो एक चीज बता दूं, ये हमेशा सरफेस पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, सरफेस पर। और सरफेस कहाँ होती है, आउटसाइड होती है। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट पोर्शन हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर साइड का मतलब है बाहर पर होता है। ठीक है, और इनका काम होता है सेल रिकग्निशन में, सेल को पहचानने में इनका काम होता है। तो ये कहाँ पर ओरिएंटेड होती हैं, टुवर्ड्स द आउटसाइड। 13. Which of following is not a characteristic feature of animal cell membrane? तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन का कौन सा करेक्टर नहीं होगा, वो आपको बताना है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, नोट दिस पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। हाँ जी, देखिए एनिमल सेल मेम्ब्रेन आपके पास ओस्मोटिक लाइसिस से नहीं बचा सकती। ठीक है, ये जो ओस्मोटिक लाइसिस से बचाने का जो काम होता है वो बेसिकली होता है सेल वॉल का। और सेल वॉल आपके पास एनिमल में नहीं होता, वो होता है प्लांट सेल के अंदर, फंगल सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, बाकी सारे सेल मेम्ब्रेन के काम है। 14 के अंदर है, विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा आपके पास रिसेप्टर साइट के तौर पर काम आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो मैंने आपको ये चीजें अभी अभी बताई हैं, फिर बताता हूँ कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर साइट के काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स, सिग्नल्स, ये सारे आपके पास यही डिटेक्ट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। बाकी जो ऑप्शंस हैं, फॉस्फोलिपिड हेड या टेल और कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर, ये ऑप्शन आपके पास मिसमैच हैं, ये ऑप्शन नहीं होंगे। राइट ऑप्शन होगा डी। 15 के अंदर देखें, व्हिच स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेल्यूलर लाइफ, कौन सा स्ट्रक्चर सेल्यूलर लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारी बात की जाए, हम ह्यूमन से, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड पंप नहीं कर रहा द ह्यूमंस विल डाइड, वो पेशेंट आपके पास ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। सिमिलरली सेल का भी आपके पास एक हार्ट होती है, सेलुलर लाइफ के लिए भी एक हार्ट होती है, और उस सेल की जो हार्ट होती है वो आपके पास होता है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस ही नहीं रहा तो आपके पास सेल काम नहीं करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? देखते हैं किन बच्चों ने कहा है कि मैं सही कह रहा हूँ और किन बच्चों ने कहा है मैं गलत कह रहा हूँ, ताकि मुझे आइडिया चले कि कितने बच्चे जो हैं वो मुझे सही से केयरफुली सुन रहे हैं या नहीं। यूट्यूब से जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आई हैव नो आइडिया आप क्या चूज़ करते हैं, बट जो इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है उनका मैं बता दूं कि 90% ने कहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ और 10% ने कहा है मैं सही कह रहा हूँ। तो जो 90% बच्चे कह रहे थे कि मैं गलत कह रहा हूँ वो एक्चुअली सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो न्यूक्लियस नहीं होगा। यहाँ से आपसे पूछा गया है कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेल्यूलर लाइफ के लिए, ना कि सेल के लिए। ठीक है,
तो सेलुलर लाइफ जैसे कि हम हैं, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन आपके पास सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पास सेल की बाउंड्री बनाती है, साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है और इन्वायरमेंट से आपके पास एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। ठीक है, बिना इसके आपके पास सेल सरवाइव नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपके पास सेल मेम्ब्रेन। तो काइंडली जो 10% बच्चे थे जिन्होंने कहा था मैं सही कह रहा हूँ, के लिए मैं यही एडवाइस करूँगा, काइंडली लेक्चर को अच्छे से देखें, अपना टाइम भी सेव करें, और क्योंकि एमटीकेट 20 सितंबर को है, सो मेक श्योर करें आप हर एक चीज़ को क्लियरली सुनते हैं, क्लियरली नोट करते हैं। 16 के अंदर है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कौन सा सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं होता, वो आपको बताना है। डी से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम डी से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, या मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस आपके पास किसका काम होता है, राइबोसोम का काम होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये आपके पास काम नहीं करती। बाकी जो ऑप्शन है प्रोटेक्शन करना साइटोप्लाज्म की, वो मैंने अभी भी आपको बताया है 15 एमसीक्यूज में, कि यही आपके पास, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट होती है। पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होता है उसको रेगुलेट करती है। सेलुलर कम्युनिकेशन में भी इसका काम होता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम नहीं होता, बल्कि राइबोसोम का होता है। 17 है एन एंजाइम दैट इज अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल, उसको हम क्या कहते हैं? जो एंजाइम आपके पास सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल से अटैच होता है उसको हम कहते हैं एडिनालेट साइक्लेज। ठीक है, ये एडिनालेट साइक्लेज ही होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होता है और ये सिग्नल को ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ए। 18 में है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, कौन सा इन दोनों के साथ एसोसिएटेड नहीं होता? वो होता है आपके पास डीएनए रिप्लिकेशन। जब मैं बात करूं डीएनए रिप्लिकेशन की, तो प्रोकैरियोट्स में वो आपके पास कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि उनके पास फ्यू न्यूक्लियस नहीं होता। दैट्स व्हाई डीएनए रिप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोट्स में आपके पास वो न्यूक्लियस में होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएशन नहीं होती दोनों में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो है आपके पास डीएनए रिप्लिकेशन। 19 में है आपके पास द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफन टेस्ट लाइक। पेरी मीन्स अराउंड, जो सेल का अराउंड पार्ट होता है, ठीक है, आउटर पार्ट होता है, वो किसकी तरह नजर आता है? ऑप्शन ए सोल, ऑप्शन बी जेल, ऑप्शन सी सॉलिड, ऑप्शन डी नॉर्मल सैलाइन। हाँ जी, देखें जो पेरिफेरल पार्ट होता है ना सेल का, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और जो एक्टोप्लाज्म है वो बेसिकली आपके पास जेल लाइक नजर आता है। ये चीजें मैंने आपको वहां पर पढ़ाई भी है सेलुलर स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंदर। ये चीजें तभी मैं आपको वहां पर भी बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इन चीजों से एमसीक्यूज आते हैं। और देखिए आपके पास आपके सामने एमसीक्यूज है, ये जो एक्टोप्लाज्म होता है वो किसकी तरह उसका, इसके लिए वो किसकी तरह नजर आता है? तो वो जेल की तरह नजर आता है। ये तो मैंने बात की पेरिफेरल की। अगर वो आपके पास बात करता कि सेंट्रल पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म का, जिसको हम कहते हैं इनर पार्ट या एंडोसाइटोप्लाज्म, वो किसकी तरह नजर आता है? तो देन आप चूज करेंगे ऑप्शन ए सोल। बट यहाँ पर हमें पूछा गया था एक्टोप्लाज्म। नाउ आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है? आगे आपके पास है 20 नंबर में, इट इज फॉल्स अबाउट साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक। कौन सी चीज साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक्स के बारे में गलत है? ठीक है, बहुत बहुत इजी है आपके पास। आपको अभी भी मैंने आपको बताई है 18 के अंदर, 18 एमसीक्यूज के अंदर क्या क्या मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, या सिंपली आपको कहूँ डीएनए रिप्लिकेशन जो होती है, वो कहाँ पर होती है? वो होती है आपके पास साइटोप्लाज्म में। जबकि यूकैरियोटिक सेल की जो होती है वो आपके पास होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो ट्रांसक्रिप्शन आपके पास साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती, बल्कि कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस में होती है। सो ये आपके पास रॉन्ग ऑप्शन था, तो यहाँ पर हमें फॉल्स चूज करना था। 21 में है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइटोप्लाज्म, कौन सा साइटोप्लाज्म के बारे में सही है? तो साइटोप्लाज्म क्या है? बेसिकली ये रीजन होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में। तो यही यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन है।
22 में है ऑल ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंटेंट डीएनए एक्सेप्ट। मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन तीनों के पास डीएनए होता है खुद का, बट राइबोसोम के पास नहीं होता, तो राइट ऑप्शन होगा ए। 23 में 40S इज अ स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट एसोसिएटेड विद डैश। तो 40S आपके पास स्मॉलर राइबोसोम होता है सब यूनिट, जो बेसिकली एसोसिएटेड होता है आपके पास यूकैरियोटिक से। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक कौन है आपके पास, वो है यीस्ट। ठीक है, 40S प्लस 80S। 80S आपके पास लार्जर होता है, ये आपके पास स्मॉलर होता है, और ये बेसिकली आपके पास, आई एम सो सॉरी, 80S नहीं बल्कि 60 करना था मुझे यहाँ पर। ठीक है, 60S एंड 40S, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, और ये आपके पास राइबोसोम आता है 80S। तो ये जो होता है आपके पास कहाँ पर होता है, यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, आगे आपके पास है 24 के अंदर आइडेंटिफाई द नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल फ्रॉम द फॉलोइंग। जो मैंने टेबल बनाकर आपको बताया था, ये आपके पास ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, ये आपके पास डबल मेम्ब्रेन है, ये आपके पास नॉन मेम्ब्रेन है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता कर रखी है। यहाँ पर अगेन बता दूं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास मेम्ब्रेन होती है, सिंगल होती है, न्यूक्लियस के पास डबल होती है, क्लोरोप्लास्ट के पास डबल होती है, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती। सो ये आपके पास हम क्या कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कहलाते हैं। 25 में है व्हिच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आरईआर इन यूकैरियोटिक सेल। तो आरईआर का काम क्या होता है, बेसिकली आरईआर जो होते हैं वो रफ होते हैं। रफ क्यों होते हैं, क्योंकि इन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। दैट्स व्हाई आरईआर का जो काम होता है यूकैरियोटिक सेल में, वो बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस कराना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 26 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। कौन सा ऑप्शन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में गलत है। ऑप्शन ए में लिखा है प्लाज्मा सेल हैव आरईआर इन अबंडेंस। जी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में गलत स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। मैंने सब कुछ आपको बताकर रखा है लेक्चर्स के अंदर, काइंडली लेक्चर्स देख लें अगर किसी को कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू पता है क्या होते हैं, लिपिड से रिलेटेड होते हैं। तो लिपिड में आपके पास कौन सा ईआर काम आता है, जो लिपिड में आपके पास ईआर काम आता है हम उसे कहते हैं एसईआर। और जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो आपके पास आता है आरईआर। ये दोनों चीजें मैंने आपको एक ट्रिक की फॉर्म में डिटेल से बताई थी। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू में क्या होना चाहिए, ज्यादातर एसईआर होना चाहिए रादर टू आरईआर। डी ऑप्शन में कह रहा है कि आरईआर रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ज्यादा होते हैं एडिपोज टिश्यू में। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, बी होगा। 27 है अ फंक्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अभी अभी मैंने बताया है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है वो बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, लिपिड से रिलेटेड होता है ना। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक आपके पास लिपिड से रिलेटेड होता है, प्लस कैल्शियम की स्टोरेज करवाता है, उसके साथ आपके पास ये बेसिकली एंजाइम को भी बनाता है, एंजाइम की सिंथेसिस करता है। बट मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं देता। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मोस्टली जो मैकेनिकल सपोर्ट होते हैं वो आपके पास साइटोस्केलेटन का काम होता है, ये इनका काम नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। सो दिस शुड बी द डी ऑप्शन। 28 देखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एसोसिएटेड विद द सिंगल मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास। 29 में है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ फंक्शन इज परफॉर्म बाय बोथ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो दोनों टाइप ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो काम होता है वो किस में होता है, बेसिकली इनका जो काम होता है वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर। ठीक है, आगे आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। अभी अभी मैंने आपको बताया है जो स्टीरॉयड होता है वो बेसिकली एक लिपिड होता है, और इस लिपिड हार्मोन को बनाने के लिए
ऐसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम होगा जो आपके पास क्या होगा, स्मूथ होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा बी। 31 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। डीएनए रिप्लिकेशन राइबोसोम नहीं करवाता, प्रोटीन सिंथेसिस एसईआर नहीं करवाता बल्कि आरईआर करवाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्रिस्टी नहीं करवाता, वो आपके पास एरोबिक करवाता है। सो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, मॉडिफिकेशन आपके पास गोल्जी अपैरेटस करवाता है। मॉडिफिकेशन हो गया, पैकेजिंग प्रोसेस हो गया, ये सारे आपके पास गोल्जी अपैरेटस से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद 32, द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज द फंक्शन ऑफ व्हाट। अगेन यहाँ पर मॉडिफिकेशन की बात की गई है, तो ये आपके पास फंक्शन किसका होगा, ग्लाइको सॉरी गोल्जी अपैरेटस का होगा। ठीक है, हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करें तो अगर आपके पास कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो अगर आप उनको अच्छे से आपको पता है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, देन आई थिंक 0.5 सेकंड भी ज़्यादा हैं ऑप्शन चूज करने में। बट जो बच्चे वीक हैं उनके लिए बता दूं, आप सिंपली आराम से क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ें और क्राउड को देखकर कोई भी एंजाइटी किसी में नहीं आना। आपको आई थिंक बिस्किट उसके साथ में भी आपको जूस दिया जाए फॉर योर एनर्जी, तो उसको टाइम बाय टाइम ब्रेक में लेते रहना आप। ठीक है, 30 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, फिर आपको एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी के लिए आप कोशिश करें यूज़ करते रहे उनको। बहुत से बच्चे यूज़ नहीं करते, उसको सॉल्व करते रहते हैं, तो उनको वीकनेस आ जाती है। आपके पास ब्रेन को चाहिए एनर्जी, ब्रेन को चाहिए आपके पास क्या, एनर्जी। अगर एनर्जी ही नहीं है तो आपका माइंड कैसे चीज़ों को लिंक कर पाएगा, उसको याद कर पाएगा। तो वो आपको इसीलिए ही दिए जाते हैं ताकि आप उसको लेकर एनर्जी हासिल करें। यहाँ पर बात करते हैं 33 एमसीक्यूज की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस ये मैंने आपको बताया भी हुआ था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लाइसोसोम बनाता है। बेसिकली कैसे बनाता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम आते हैं उन्हें पैक करके एक पूरे सेक के अंदर आपके पास उन्हें कवर कर लेता है, जिसका बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइसोसोम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपके पास ए। 34 के अंदर है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन टेक प्लेस थ्रू ऑर्गेनेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, आरईआर आता है। आरईआर क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। अब जो प्रोटीन बन चुकी हैं वो किसके पास जाएंगी, वो जाएंगी गोल्जी के पास। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, अगेन मैं कहता हूँ आप अच्छे से देख लें एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 34 देख लें, फिर मैं इसी एमसीक्यूज पर आता हूँ और आपसे अगेन पूछूंगा। तब तक मैं आगे चलता हूँ, आगे वाले एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम आपके पास ओरिजिनेट होता है, आपके पास और क्या क्या होता है आपके पास, ग्लाइकोसोम भी होता है। बट आपके पास पर ऑक्सीजोम जो होता है वो गोल्जी से ओरिजिनेट नहीं होता, ये ऑलरेडी आपके पास प्री एग्जिस्टिंग पर ऑक्सीजोम होता है। ये आपके पास ईआर यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से बनता है। ये चीज़ भी आप पता होनी चाहिए कि ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से ओरिजिनेट करता है, ना कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 36 में गिरा, फ्रेगमोप्लास्ट इज एसोसिएटेड विद डैश। ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो फ्रेगमोप्लास्ट हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और मैंने वहां पर आपको बताया था ये बेसिकली आपके पास किसके साथ एसोसिएटेड होता है। हाँ जी, तो फ्रेगमोप्लास्ट प्लांट सेल की डिवीजन में सेल प्लेट बनाता है, वो चीजें वो वहां पर मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो वो जो सेल प्लेट जो बनाता है, जिसमें आपके पास गोल्जी के वेसिकल भी फ्यूज होते हैं, तो इनका जो काम है ये बेसिकली एसोसिएटेड किससे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। Which of following organelle is most abundant in those animal cell which show phagocytic activity। कौन से ऑर्गेनल जो है वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं एनिमल सेल में, जो कि आपके पास फेगोसिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये आपके पास कौन से होते हैं, एग्जैक्टली आपके पास ये लाइसोसोम होते हैं। फेगोसिटिक सेल जैसे कि आपके पास मैक्रोफेजेस होते हैं, इनमें लाइसोसोम सबसे ज्यादा होते हैं ताकि वो इंगल्फ कर सके बैक्टीरिया को या डेब्रिस को डाइजेस्ट कर सके।
तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास लाइसोसोम। It is a disease characterized by the accumulation of lipid in the brain cell that leading to the mental retardation and even the death। आपको एक ऐसी डिजीज चूज करनी है जिसमें बेसिकली लिपिड एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है ब्रेन सेल के अंदर, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आती है, मेंटल डेथ हो जाती है। ये आपके पास कौन सी डिजीज है? हाँ जी, ये आपके पास है टे सेक्स डिजीज। टे सेक्स में आपके पास गैंग्लियोसाइट्स, ये मैंने आपको बताया था ना लेक्चर के अंदर। टे सेक्स में क्या होता है आपके पास? गैंग्लियोसाइट। ये जो गैंग्लियोसाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास? लिपिड्स होते हैं। यही होते हैं लिपिड जो आपके पास ब्रेन सेल में एक्यूमुलेट होते हैं, जो मेंटल रिटार्डेशन और डेथ भी काज करते हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? वो होगा टे सेक्स डिजीज। जबकि ग्रेव डिजीज की बात करूँ तो ये थायराइड से रिलेटेड होता है। और ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, ये हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजिन की जब एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है तब बात करते हैं इसकी। और जो आपके पास लास्ट डिजीज है एडिसन डिजीज, वो आपके पास बेसिकली एडिनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है। 39 है आपके पास, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द ऑटोफेगोसोम आर एक्चुअली। ऑटोफेगोसोम आपके पास क्या होते हैं? याद है मैंने आपको पढ़ाए थे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम, वहीं से यह मैंने एमसीक्यूज दिया आपको। ऑटोफेगोसोम बेसिकली सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। इनमें आपके पास एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों होते हैं, सेल का खुद का मटेरियल डाइजेस्ट कर सकते हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम कहते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके पास? बेसिकली सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सुसाइडल बेक। तो सुसाइडल बेक हम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को ही सुसाइडल बेक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपके पास सेल डैमेज होता है तो ये सेल को आपके पास खुद ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस। 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल हैज सिम्बायोटिक ओरिजिन विद बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल बताना है। ये चीजें अगेन बता दूं, ये आपके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली सिम्बायोटिक ओरिजिन दिखाता है बैक्टीरिया के साथ। और इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 70s राइबोसोम होता है। ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ये तो आपके पास यूकैरियोटिक सेल बट स्टिल इट हैव द 70s राइबोसोम, प्लस इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है जो कि आपके पास बैक्टीरिया में भी होता है। यही सेम फीचर्स आपके पास किसके होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल है जो कि सिम्बायोटिक ओरिजिन रखता है बैक्टीरिया के साथ। 42 है आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिसेंबल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे वो किसके साथ रिसेंबल करता है? ठीक है, क्लोरोफिल का जो हम पढ़ते हैं पोरफायरिन रिंग। ठीक है, पोरफायरिन कैसे बनता है? जब पायरोल रिंग आपके पास, जब 4 पायरोल रिंग आपस में मिलती हैं तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। तो क्लोरोफिल का पोरफायरिन रिंग हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट जैसा होता है आपके पास। ठीक है, बस सेंटर में आपके पास क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम आयन होता है। और बाकी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आपके पास आयरन होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आपको मैंने बताया है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कहाँ पर होती है। ये आपके पास होती है केल्विन साइकिल में। और ये आपके पास 43 है ना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि इंटरग्रेनम इज फोटोसिंथेटिक। ये जो इंटरग्रेनम होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एक और वर्ड भी इनके लिए यूज किया जाता है, दैट इज क्या कहते हैं हम उसे? स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला। ठीक, तो जो इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लेमिली जो होते हैं उसमें फोटोसिंथेटिक साइट नहीं होती। ठीक है, ग्रेना जो आपके पास होते हैं, जो ग्रेना होते हैं, जो थैलेक्वाइड स्टेक्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं में ही आपके पास फोटोसिंथेटिक साइट होती है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो कौन सी है आपके पास? डी है। बाकी क्लोरोप्लास्ट के पास 70 राइबोसोम होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 44 में आपके पास है which provides support for the individual plant cell and contribute to the turbidity of the leaves and younger parts of the plants।
तो ये तो बहुत ही सिंपल है। वैक्यूल का मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक था वैक्यूल। वैक्यूल आपके पास टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है जो प्लांट सेल की शेप और टर्जिडिटी दोनों को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है आपके पास? वैक्यूल है। 45 which of the following cell organelle can be viewed with the help of high power light microscope? ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम वहां पर देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक स्मॉल ग्रेन्यूल्स की तरह नजर आता है, जबकि आपके पास जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, उसके अलावा राइबोसोम होता है, गोल्जी होता है, ये तीनों आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर देख नहीं सकते। हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से आप राइबोसोम को सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, तो आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे। जबकि बाकी जो ऑप्शन है आप उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, उनके अलावा देख नहीं सकते। 46 से इट इज करेक्ट लोकेशन ऑफ एटीपी सिंथेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आपके पास एटीपी सिंथेस की करेक्ट लोकेशन बतानी है। ठीक है, ये चीज नोट कर लें, जो आपके पास एटीपी सिंथेस होता है इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इफ नॉट F1 पार्टिकल्स, ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं? ये बेसिकली आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं। तो इनका राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? सी होगा। 47 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है? अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में आपके पास दो प्रोसेस आ जाते हैं। एक आता है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दूसरा आपके पास क्या आता है? केमी ओस्मोसिस आता है। एपिसोड नंबर 2 के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास आते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर। ठीक है, ये आपके पास कहाँ पर होते हैं? ये भी आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। राइट ऑप्शन होगा ए। क्रेब साइकिल अकर्स इन द डेश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल जो होती है आपके पास वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्ट्रोमा आपके पास क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। 49 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज मोर एप्रोप्रिएट स्टडी टू माइटोकॉन्ड्रिया? कौन सा सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं? वो होता है आपके पास मसल सेल। क्यों? बिकॉज मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हें कंटिन्यूस एनर्जी यानी एटीपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से इनके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम इजीली स्टडी अगर करना चाहते हैं तो मसल सेल को यूज करते हैं। 50 इट प्रिसाइसली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई। यहाँ पर आपके पास है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, हाँ जी, आपको पता है कि न्यूक्लियोलाई के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं राइबोसोमल आरएनए को। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए जो आपके पास होता है वो बेसिकली किसको बनाता है? वो बनाता है आपके पास राइबोसोमल सब यूनिट को। ठीक है, और फिर जाकर वो आपके पास आगे जाकर असेंबल भी होते हैं राइबोसोम में। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कौन करता है? वो आपके पास होती है न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है न्यूक्लियोलाई, तो बेसिकली न्यूक्लियोलाई आपके पास फिल्डर होता है न्यूक्लियोलस का, बट दोनों सेम ही कंपोनेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोलाई को हम यह भी कहते हैं कि जो राइबोसोम की जो फैक्ट्री होती है, जहाँ पर राइबोसोम बनते हैं, वो कहाँ पर बनते हैं? वो बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर या न्यूक्लियोलाई के अंदर। तो यही इसका काम होता है। ऑप्शन बी। 51 में है हाउ मेनी न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल डिफरेंशिएटेड सेल? ये तो आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है पंजाब की। तो आपके पास 3000 न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस आपके पास प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट आप आई थिंक जी सही है। 52 में आपके पास है इट मेक न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस के टाइम पर न्यूक्लियोलाई क्या बन जाता है या किस में कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है, ठीक है? जो न्यूक्लियोलाई इंटरफेस के टाइम पर बनाती है वो बनाती है आपके पास न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन को। और ये जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजर रीजन जो होता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये जो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन होती है ये इंटरफेज में आपके पास कौन बनाता है? ये बेसिकली न्यूक्लियस बनाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी।
53 में है आपके पास which of following statement is true, कौन सी स्टेटमेंट जो आपके पास है वो सही है। ऑप्शन ए है प्रोकैरियोटिक सेल, ये सारी चीजें हैं आप पढ़ें। मैं यहाँ पर राइट ऑप्शन डायरेक्ट चूज करूंगा, आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक जो हुए हैं वो आपके पास 1.5 टू 2 बिलियन ईयर्स प्रोकैरियोट के बाद आए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन क्या होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल इज इवॉल्व बिफोर द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपके पास होगा बी। 54 के अंदर क्या है, 54 के अंदर है आपके पास व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान में कौन सा डिफरेंस सही है। ऑप्शन ए है प्रोकैरियोट्स कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। 54 है आपके पास प्रोकैरियोट्स क्या सेल डिवीजन नहीं करते, वो सेल डिवीजन करते हैं। ये बात जो है आपके पास ए ऑप्शन में वो गलत लिखी हुई है। बाइनरी फिशन के थ्रू जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाइनरी फिशन के थ्रू ये सेल डिवीजन करते हैं। हमें क्या बताना है डिफरेंस कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन बी में है प्रोकैरियोट्स डोंट हैव इंटरनल मेम्ब्रेन, ये बात बिल्कुल सही है और यही आपके पास डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स के पास डीएनए नहीं होता, इनके पास डीएनए होता है, इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये ऑप्शन भी गलत है। प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, ये बात भी गलत है। प्रोकैरियोट्स के पास ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या आपके पास दैट प्रोकैरियोट्स डोंट हैव द इंटरनल मेम्ब्रेन्स। आगे आपके पास है 55 के अंदर लास्ट एमसीक्यूज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जनरली हैव व्हिच ऑफ फॉलोइंग फीचर इन कॉमन, कौन सा इन दोनों में कॉमन चीज है। राइबोसोम्स नहीं है ऑप्शन यहाँ पर। ऑप्शन ए है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, दोनों में नहीं होता, सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्या सेल वॉल दोनों में सेलुलोज की बनी हुई होती है, ये ऑप्शन भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम, क्या ये ऑप्शन यहाँ पर बन सकता है, एग्जैक्टली ये बन सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों में आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, चाहे आपके पास प्रोकैरियोट्स हो चाहे आपके पास यूकैरियोट्स हो, दोनों में होते हैं। जबकि ऑप्शन डी की बात की जाए तो जेनेटिक मटेरियल दोनों में लीनियर नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में आपके पास सर्कुलर होता है और जिसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड, और यूकैरियोट्स में आपके पास लीनियर होता है न्यूक्लियस में। तो राइट ऑप्शन जो कॉमन है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एक एमसीक्यू जो मैंने आपको दिया था, आई होप आपने आंसर चूज कर लिया हो। तो वहां पर आते हैं 34 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्रेटरी प्रोटीन्स जो सेल के बाहर भेजे जाते हैं जैसे हार्मोन्स हो गए आपके पास, एंजाइम्स हो गए, उनका ट्रांसपोर्ट किस ऑर्डर में होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बट आई थिंक यहाँ पर कोई बायोलॉजिकली सही ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पर जो ऑप्शन आप नोट कीजिएगा, ये ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले आपके पास RER आएगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये फिर जाएंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल के पास, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, फिर उसके बाद जाएंगे गोल्जी अपरेटस के पास, फिर गोल्जी अपरेटस से ये अगेन जाएंगे जहाँ से आएंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स, तो सिक्रेटरी वेसिकल फर्दर जाएंगे आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपके पास राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन आपके पास फिर ER के ल्यूमिन में जाती है, वहां पर फोल्ड होती है, फिर फोल्ड होके आपके पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल प्रोटीन को गोल्जी तक ले जाता है, फिर गोल्जी में आपके पास वही प्रोटीन मॉडिफाई या पेक होकर सिक्रेटरी वेसिकल प्रोटीन को आपके पास सेल मेम्ब्रेन तक ले जाया जाता है, ठीक है। फिर एक्सोसाइटोसिस से आपके पास प्रोटीन बाहर निकल जाती है। बट एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपके पास है वो ये है कि सिर्फ SER स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम
वो इन्वॉल्व नहीं होता सिक्रेटरी प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में। ACR का जो काम होता है वो होता है लिपिड को बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना और कैल्शियम की स्टोरेज करवाना। सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो होगा वो यही होगा, ये आपको आना चाहिए ऑर्डर एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी सही ऑप्शन नहीं लग रहा था, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन मुझे लगा वो ये होगा। So this is all about the today's एपिसोड नंबर 4, जिसके अंदर हमने इस पूरी टेस्ट सेशन को डिस्कस किया, सारे एमसीक्यूज क्लियर कर चुके हैं। कल हम अगेन एपिसोड नंबर 5 में फर्दर चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।